ये अभी नेक्स्ट पार्ट है, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ये वाला पार्ट है 12th केमिस्ट्री। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या सर? तो चलते हैं पहले कुलियन थ्योरी में। कुलियन थ्योरी में हमने ये लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि कुलियन थ्योरी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इसमें साथ में एक और बात जोड़ देते हैं कि देयर आर सर्टेन कुलियंस व्हिच आर वेरी इफेक्टिव एंड देन दे फॉर्म अ प्रोडक्ट्स। तो वो अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो कुलियन मैंने बोला भी था, कुलियन थ्योरी और कुलियन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कुलियन, ये आपको नेक्स्ट एक पर्टिकुलर लेक्चर आएगा तब डिटेल से बात करेंगे। तो चले कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करने चाहिए, ये तो पता चल गया हमें, ठीक है ना। अब वहीं से मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी होता क्या सर? ये मानते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या स्पीसीज हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, हम चाहते हैं कि हम कोलिजन करें और प्रोडक्ट्स बने और उनको कोलाइड करना चाहिए तभी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा अभी संभव कर लेते हैं, बोल लेते हैं इसको। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है, जो अभी हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं कि वी नो दैट कुलियन थ्योरी जो करती है, कुलियन थ्योरी जो है, कुलियन थ्योरी सर क्या कहती है? ये द रिएक्टिंग स्पीसीज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इसमें आयंस, एटम सब हम यही इसी में ले लेते हैं। ये हम इसको रिएक्टिंग स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। द रिएक्टिंग स्पीसीज जो है मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको कोलाइड करना पड़ेगा, ये कुलियन थ्योरी कहती है। अब कुलियन इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे वो अलग से बात है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है सर? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज taking part in any elementary reaction must collide simultaneously to form products. अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है सर? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? क्या होता है सर? इट इज द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज must collide with each other, ठीक है। तो must collide simultaneously to form product। ये आ गया सर। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड with each other simultaneously to form products in any elementary reaction. Elementary reaction.
नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसेस मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, मस्ट है, जितनों को टकराना चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जितनों को टकराना चाहिए या टकरा रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, ये एक रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, 2NO प्लस O2। हम इसमें क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर, 1 2 और 1, और ये क्या बना रहे हैं हमारे 2NO। ठीक है, ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। ये जो हम लिखते हैं, दो मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, टुगेदर कोलाइड करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ऐसे वाटर का भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको भी लिख सकते हो CO प्लस O2, बाउंड्री हो गया, 2 है, एक इसका और इसका, ये दोनों इसका एक को टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट बनेंगे। इसको ट्राई मॉलिक्यूल, इसको 2 मॉलिक्यूल बोलते हैं। 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन भी हो सकती है ऐसे, ठीक है वो, ठीक है। बट हम क्या करते हैं सर, अभी इसको थोड़ा बहुत और देखते हैं। हमें लिखा है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसेस मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। अभी यहां से हमने डेफिनेशन बना क्या लिया दिमाग में, ध्यान से देखिए, हमने क्या बना लिया कि जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ये हैं, ये टकरा रहे हैं। अब 3 तक तो सर हमारी बात समझ आती है सर, 3 हो ना तो बात समझ आती है सर हमारे। कैसे समझ आती है सर, दो इन्होंने साइमल्टेनियसली तीनों ने टकराना है ना सर, एक ऐसे यहां से आ गया। अब ऐसे तो हम एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, 2 टकरा रहे हैं, एक सीधा दीवार में जाके टकरा जाए, और 3 भी एक देखा होगा हमने, जैसे 2 या 3 कारें आपस में टकरा रही, हेड टू हेड टकराने के लिए हेड टू हेड जाना भी जरूरी है ना सर। ये नहीं है कि ये वाला ये ऐसे और ये दूसरा यहां से और तीसरा यहां से। अब साइमल्टेनियसली हेड टू हेड टकराने के ज्यादा से ज्यादा 3 4 तक होता है, 3 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती हमारी, ठीक है ना। तो मोर देन 3 जो कोलिजन्स है वो बहुत रेयर हो जाती है, ठीक है। तो मोर देन 3 कोलिजन्स आर वेरी रेयर। पर फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं सर। अब ये एग्जांपल आपको धीरे से ध्यान से देखनी पड़ेगी, जैसे KClO3 है, इसमें आपको धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स की जो गिनती है वो करनी है। FeSO4 प्लस 3H2SO4, तो ये तो बन गया सर 10, ठीक है। अब जब ये टकराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, KCl बनाएंगे, ये Fe2SO4 बनाएंगे ये, ठीक है, FeSO4 बनाएंगे ये, और H2O भी बनाएंगे ये, ठीक है। FeSO4 ये सारा कुछ ऐसे बनेगा, मान लीजिए 3 आ गया आपका, ठीक है। तो यहां देखा जाए सर 1 6 और 10, क्या बात है सर, ये 10 के 10 एक साथ कैसे टकराएंगे। हमने क्या लिखा है, मस्ट कोलाइड, आ गया वो वर्ड साइमल्टेनियसली। तो मॉलिक्यूलैरिटी का क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। जितने मॉलिक्यूल्स एक बार में एक साथ टकरा जाएंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उन्हें तो हम मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां से प्रॉब्लम बननी शुरू, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 10 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, 3 से ज्यादा तो हमें नहीं लग रहा कि पॉसिबल है। 10 कैसे एक साथ हेड टू हेड टकरा जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूलैरिटी पॉसिबल नहीं है इसकी, ठीक है। तो तब एक दिमाग में उनके और बात आ गई, वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में ना होके मोर देन 1 स्टेप हो। अब 10 के 10 एक साथ तो टकरा नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले देखिए यहां में से कोई 2-3 आपस में टकरा रहे हैं, कोई 2-3 कहीं और टकरा रहे हैं, ठीक है, फिर वो जो बन रहा है वो आगे टकरा रहा है। इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है
ये एक स्टेप की बजाय 2 या 3 स्टेप में होती है, जहां मॉलिक्यूलरिटी 2 या 3 रहती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। मैं ये बात बताने की से ध्यान से सुनना, ये हमने सोचा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमने रिएक्शन को होते हुए कभी देखा ही नहीं है, ना देख सकते। इसको ऑर्गेनिक में बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म, दैट रिएक्शन कैसे हुई होगी, कौन कौन से मॉलिक्यूल पहले टकराए हैं, कौन से बाद में टकराए हैं, ये हम सोचते हैं, गैस करते हैं और दिमाग में बनाते हैं। सो दैट जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि 3 से ज्यादा, 3 या 4 से ज्यादा तो एक टाइम टकरा नहीं सकते, तो 10 कैसे टकरा गए, 10 टकरा नहीं सकते, फिर प्रोडक्ट्स बन कैसे गए। तो इसका मतलब एट ए टाइम पे कुछ पॉसिबल जो हुआ वो टकरा के बाकी बैठे रहे, मान लीजिए उनका बाद में नंबर आना शुरू हो गया। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 तो नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कोई बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी, जरूरी नहीं कि जिसकी मॉलिक्यूल्स 10 है, 5 है, वही स्टेप में होगी। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होंगी जो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स को तैयार करने के लिए हम रिएक्शंस को कई हिस्सों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूं, ये तो आपको पता चलेगा। अभी इस पे वो स्टेप पे चल रहा था काम, अभी देखते हैं तो ये क्या है सर, ठीक है। तो वो काम अभी कर रहे हैं हम, तो इसमें हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है सर 2N2O5, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है डीकम्पोजिशन वाली, तो ये होती है सर 4NO2 + O2। अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक तो था, 2 तो टकरा ही सकते हैं, तो क्या दिक्कत थी। तो रेट लॉ ये बोलता है सर, रेट लॉ के N2O5 सिंगल पावर। अब इसको जस्टिफाई तो भी करना पड़ेगा ना, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, समझे बात आप। हमने यहां 2 लिख दिया, अब पीछे हम रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन का इतना शोर डाल के आए हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है, वो थ्योरेटिकली था, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली क्या था कि 2 आपस में टकराएंगे, तो गलत तो ये नहीं था, तो एक्सपेरिमेंटली तो एक आ रहा है। तो वो पूछते हैं सर एक्सपेरिमेंटली तो बता दिया आपने, कोई रीजन तो बताओ। अब 2 तो टकरा ही सकते थे ना आपस में, मॉलिक्यूलरिटी तो आप बोल रहे हो 2-3 तो टकरा ही सकते हैं, तो यहां तो 2 ही टकराने थे। तो फिर ये रेट लॉ 1 पे क्यों आया, पावर 2 पे क्यों नहीं आया, इसकी पावर 2 आनी चाहिए थी वहां। तो यहां से उन्होंने इसका भी बोला कि हो सकता है ये एक स्टेप में हुई ना हो रिएक्शन, ठीक है। तो इतनी जो बड़ी रिएक्शन है, मान लीजिए ये एक स्टेप में रिएक्शन हुई नहीं है, और उन्होंने देखा कि हो सकता है ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई हो। ये देखिए, एक ये 2 मॉलिक्यूल ना, एक मॉलिक्यूल ले लिया, तो एक मॉलिक्यूल जो है पहले टूटा, ये बन गया NO2 और ये बन गया NO3। ये टूट गया सर, एक मॉलिक्यूल टूटा पहले स्टेप में, दूसरा पड़ा रहा सर, दूसरा पड़ा रहा ऐसे, समझे बात। और यहां से ये जो है इसके साथ भी टकराया, यहां से, ठीक है। और टकराने के बाद ये बन गया 3NO2 और O2, ध्यान से देखिएगा, देखिए N2O5 NO2 NO3 से बन गया। अब ये तो पहले तो एक टूटा, ध्यान से देखिए, अभी बात कर रहे हैं, तो ये बन गया, ये बन गया। अब ये वाला फिर दोबारा जो बाकी बचा हुआ था, मैंने बोला था ना जो नहीं टकरा रहा तो वो पड़ा रहता है, तो इसके साथ ये टकराया, तो यहां से ये 3NO2 और O2 बन गया। अब ओवरऑल रिएक्शन है, जोड़ दीजिए इसको, ये क्या बन गया 2N2O5 + NO3, ये बन गया 4NO3 + O2 + NO3, ये कट गया।
तो ये आ गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन, दोबारा बन गई। ये तो है। तब उन्होंने ये देखा सर ये स्लो स्टेप था और ये फास्ट था। अब हमने थ्योरेटिकली क्या कर रखा है कि पहले स्लो स्टेप खत्म होगा, पूरा होगा, तभी तो फास्ट चलेगा ना। तो हमने ये बोलना था कि रेट डिटर्मिंग ये स्टेप है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप। रेट डिटर्मिंग स्टेप, रेट डिटर्मिंग स्टेप क्या कौन सा होता है सर? स्लो वाला स्टेप है, पहले ये खत्म होगा तभी तो आगे होगा ना। तो हमने ये बना रखा है कि हम रेट यहां से मेजर करते हैं सर। जो रेट लॉ है हमारा, रेट यहीं पे डिपेंड करती है। अब अगर देखें तो ये सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है। तब अब इसका रेट लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने स्लो स्टेप की रेट लिखी है, इसकी तो लिखेंगे नहीं फास्ट की। ये होगा तभी तो होगा ना, ये पीछे भी बात की थी। तो अब रेट लॉ जस्टिफाई हो गया। समझे बात आप? तो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली जो था वो मॉलिक्यूलरिटी की डिपेंडेंस के साथ सही आ जा रहा था कि दो मॉलिक्यूल्स को टकराना चाहिए। तो इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इन दोनों के डिपेंड पे करता था। पर हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक पे आ रहा था। अब वहीं से हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 का जन्म दिया। हमने ये बोला कि कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। इनमें से जो टकरा सकते हैं वो पहले टकराते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस होती रहती है। जो बाकी बचते हैं फिर बाद में टकराते हैं। हो सकता है जो यहाँ प्रोडक्ट पहले स्टेप में बना वही ये रिएक्टेंट बन जाए अगले स्टेप में, तो वो यूज भी हो गया, कंज्यूम हो रहा है ना वो साथ साथ। कुछ बच जाता है प्रोडक्ट, कुछ यूज हो गया यहाँ, ठीक है ना। तो इसको हमने यूज कर लिया सारा, तो तभी तो कट गया ये। तो अब हमने इसकी रिएक्शन को दो तरह से बांट दिया सर, 1 और 2 स्टेप बना दिए इसके। समझे बात? तो 2 स्टेप रिएक्शन होने से एक स्टेप स्लो आया, एक स्टेप फास्ट आया। अब हमने ये बता रखा है कि जो स्लो स्टेप होगा वही रीडिटर्मिंग स्टेप होगा। याद है मैंने रिले 400 बताया था आपको, 4 × 100 या 4 × 400। जो स्लो चल रहा होगा बंदा वही तो सारे जो चारों की स्पीड पे बात करेंगे ना, तभी जो बंदा स्लो चला है उसी ने बाकी तीनों की स्पीड को भी स्लो कर दिया। तो हमारा जो रेट डिटर्मिंग है वो स्लो स्टेप होता है हमेशा। अब स्लो स्टेप में तो मॉलिक्यूल्स एक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ जो कंफर्म होता है यहां से। तो उन्होंने ये बोला था कि मॉलिक्यूलरिटी से ही एक्सप्लेनेशन बनाओ कि रेट लॉ पे सिंगल पावर क्यों आया जब 2 पावर आनी चाहिए थी। तो फिर हमने इसको स्टेप में ब्रेक किया। अब ये जो ब्रेकेज है ना सर, ये खुद करते हैं। हम सोचते हैं शायद ऐसा हुआ होगा, जैसे N2O5 डीकंपोजिशन है, दोनों में टूट गया। तो NO2 तो काम का था, NO3 काम का नहीं, हमने बोल दिया इसको अनस्टेबल है। यही फिर जो एक बचा हुआ था यहां से उसके साथ टकरा गए, तो ये बन गया। अब देखिए सर, ये सारा कुछ इस जीरोस को, O को, N को पूरा करने के लिए बना है। तो ये गैस है, ये हमारे बनाए हुए स्टेप है। आपको खुद स्टेप लिखना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए होगा। तो आप ज्यादातर मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक और ऐसे याद ही करोगे। समझे बात? तो मॉलिक्यूलरिटी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेट डिटर्मिंग स्टेप है आपका। आज आपके सारा कुछ हो गया, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी ये हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका होगा रादर जो लेक्चर होगा उसमें हम जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, रेट लॉ, ये वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करके देखेंगे सर। ठीक है सर। तो ये कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, शायद उसके 2 लेक्चर बन जाएं क्योंकि वो बड़े हैं। ठीक है, तो पूरा करना है, हमारे टॉपिक्स पूरे हो गए। अभी न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, इसके कंसेप्चुअल्स भी नहीं किए हैं हमने, उसके रेट लॉ के भी नहीं किए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी नहीं किए हैं अभी। न्यूमेरिकल्स, मॉलिक्यूलरिटी भी आ गया है अब तो सबके न्यूमेरिकल्स और ये सारे कंसेप्चुअल्स 1 या 2 लेक्चर्स में कंबाइन करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं।